भारत में अगर 4 अधिकारी को जिस दिन सजा हो जाएगी, ये भी बंद हो जाएगा। जब तक आवाज़ नहीं उठती है, वोट तो बहुत पहले से कट रहा है। ये 2025 में क्यों वोट चोरी का मामला आया है? अगर संघर्ष करने से अगर ऐसा व्यवस्था बने, पहली बार 2025 में ही वोट चोरी की ही बात हो रही है। पहले भी वोट कटे हैं, लेकिन अब ये लोग सतर्क हो रहे हैं धीरे-धीरे। और एक बूथ पे मान लीजिए कि 800 वोट हैं हमारे, तो ये मतदाता सूची तो बैक का है ही आपके पास। अभी कितने कट रहे हैं या जो काटे गए हैं, बहुत से जब अगर आप स्क्रूटनी कराएंगे, एक बूथ का भी अगर कराते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें 2-4 ऐसे नाम निकलेंगे। आप एक के खिलाफ कार्रवाई करिए। जिस दिन सरकारी अधिकारी के खिलाफ एक एप्लीकेशन पड़ता है, तो आप यकीन मानिए कि उसकी नींद उड़ जाती है। और खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इस मुल्क के पसीने से वो जो सुविधा भोग रहे हैं अधिकारी लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स, ये सुविधाएं हम लोग आपसे सभी लोगों को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। वर्तमान स्थिति में भारत में मतदाता के लिए बहुत सारी खबरें चल रही हैं, पक्ष से, विपक्ष से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसमें मतदाता के लिए वोट चोरी के नारे भी लग रहे हैं इस मुल्क में जगह जगह पर। लेकिन इसकी जिम्मेदारी के बाबत किसी तरह की कोई बात नहीं की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी हो रही है, सत्ता पक्ष का कहना है कि जो विपक्ष में है वो गलत मुद्दों को उठा रहे हैं, गलत तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वहाँ पे कहना है कि आप शपथ पत्र दीजिए। ऐसा हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ हम लोगों के बीच में आ रही है। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में मत का अधिकार व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार होता है, जो भारत के संविधान से हमें मिलता है। और भारत के संविधान से ही सभी व्यक्तियों को ये अधिकार सुरक्षित करता है। इसकी जिम्मेदारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ और उस पर जिम्मेदारी दी गई कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव आप कराएंगे। चूँकि अभी इस मुल्क को आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और भारत के संविधान 1950 के लागू होने के बाद मताधिकार सभी को मिला। भारत के संविधान से पहले 2 विचारधाराओं में संघर्ष रहा था कि सभी को मत का अधिकार इस मुल्क में नहीं मिलना चाहिए, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्प शिक्षित या शिक्षित, गरीब, महिलाएं, इनके बाबत बहुत विरोध हुआ था कि इनको मत का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन संविधान सभा में इस पर पुरजोर बहस हुई, 2 विचारधाराओं का टकराव था, नतीजा बहुमत में आया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुरजोर कोशिश से मत का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हुआ। जब संविधान हमारा प्रभावी है तो व्यक्ति का मत काटा जाना, चाहे वो कूटरचित करके, चाहे किसी को अनुचित लाभ देने के लिए, चाहे किसी के स्वार्थ में, चाहे सत्ता पक्ष के दबाव में या किसी भी अन्य कारण से विधि विरुद्ध तरीके से काटा जाना, यह अपराध की श्रेणी में आता है। भारत के इतिहास में जब से संविधान प्रभावी हुआ है, नागरिकों का इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता कि अगर किसी का वोट या मत काट दिया जाता है मतदाता सूची से, तो उसके लिए उसके पास कौन कौन सा उपचार है। हम लोगों का एक ट्रस्ट, संविधान बचाओ ट्रस्ट, जिसमें मुख्य तौर से एडवोकेट राजकुमार भाई बहुत पुरजोर तरीके से काम करते हैं और आरटीआई के माध्यम से तमाम इन्फॉर्मेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, स्टेट इलेक्शन कमीशन से और सारे ज़िलों से इन्फॉर्मेशंस हम लोगों ने इकट्ठा किया है, जिसमें ये पाया गया कि वोट काटना ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं
जिनको अपने हक अधिकार के बारे में बहुत जागरूक नहीं हैं, उनके वोट काट दिए जाते हैं। इस पर कई सारे हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किया है, जो आप लोगों को भी उसका पूरा कंपाइल करके एक दिया गया है डाटा। ये उत्तर प्रदेश के 2022 में 403 विधानसभाओं के डाटा है और उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा का डाटा है, जिसमें अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कि 99 लाख वोट से ज़्यादा डुप्लीकेट वोट हमारे प्रदेश में पाए गए। यह कोई मेरा या आपका डाटा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का ही डाटा है। और 2024 में जब 4 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद संभवतः नवंबर 2024 में एक रिवीजन के नाम पे पुनः उस डाटा को, जो करीब करीब अगर आप आएंगे तो करीब करीब 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा वोट हमारे डुप्लीकेट वोट मौजूद हैं। यह डाटा स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से थ्रू एसडीएम, थ्रू डीएम और फिर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचता है यह डाटा, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इसको स्क्रूटनी करने के 2 तरीके हैं, जिसको डीएससी और पीएससी कहते हैं। डीएससी डेमोग्राफिकल सिमेट्री एंट्री होती है, भौगोलिक दृष्टि को देखकर उनके पास अपने सॉफ्टवेयर हैं, उनके पास अपनी मैकेनिज़्म है। उसी तरीके से पीएससी होता है, फ़ोटो सिमिलैरिटी एंट्री। उसमें भी अगर एक फ़ोटो दूसरे के फ़ोटो से क्लब करता है तो वो ऑटोमेटिकली डाटा आ जाता है कि ये 2 डाटा है। इस तरीके के 99 लाख डाटा, 99 लाख मतदाताओं का डाटा डुप्लीकेट पाया जाता है। जो डाटा मैंने आपको दिया हुआ है, यह डाटा जारी होता है इलेक्शन कमीशन स्टेट की तरफ से, और इस पर हम लोगों ने जो क्वेरी की तो ये पाया कि 403 विधानसभाओं में कुछ हज़ार से और कुछ असेंबली के सीटों में कुछ 100 में का आंकड़ा जो है वो उससे चुनाव कैंडिडेट को हराया गया, कैंडिडेट हार गया कुछ 100 वोटों से और कुछ 1000 वोटों से। और इतना बड़ा डाटा अगर सरकार के पास थी तो ऐसी क्यों नहीं मैकेनिज्म बनाई गई जिससे कि वो डाटा डिलीट होता और दुरुस्त होता, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन के पास ही है। भारत के संविधान ने उसको ही सौंप रखा है। और यह अपराध के बाबत चर्चा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हो सकता है कि आप लोग जब अपने वोटर लिस्ट में देखें तो आप लोगों का भी हो सकता है कि मत कटा हो, मेरा भी मत कटा हो। और हर कोई इतना सुविधा संपन्न नहीं है कि वो सरकारी मशीनरी के चक्कर काटे, बीएलओ के जरिए, तहसीलदार, लेखपाल, एसडीएम के जरिए। तो हम लोगों ने एक आरटीआई से इन्फॉर्मेशन भी मांगा कि आखिर अगर इसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो आप लोगों को जो मैंने एक दिया है भारत निर्वाचन आयोग की 11 सितंबर 2023 की एक पत्र मैंने दिया है आप लोगों को। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 मैंने फ्रेम किया था कि संविधान के अनुच्छेद 324 में मतदाता सूची बनाने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। मतदाता सूची में, अब मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक रहा कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोट बनाने का उत्तरदायित्व बीएलओ, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उपजिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग सहित कौन कौन से लोक सेवक उत्तरदायित्व हैं, क्योंकि जिम्मेदारी किसी न किसी पे तो फिक्स करना ही पड़ेगा। अभिलेखीय साक्ष्य के साथ विवरण उपलब्ध कराएं। तो उनका जो जवाब आया है, यह जवाब सचिव सह केंद्रीय जन सूचना अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आया और उसमें स्पष्ट लिखा है
ये जवाब इलेक्शन कमीशन से बहुत कम आपको मिलते होंगे अगर जो आरटीआई करता होगा और वो उसका प्रोटेक्शन लेते हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सभी नागरिकों के लिए है, ना वो सत्ता पक्ष का है और ना विपक्ष का है। निष्पक्ष चुनाव कराना उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। उसके द्वारा ये जो जवाब दाखिल किया जाता है उसमें ये लिखा जाता है कि मांगी गई सूचना स्पष्टीकरण प्रकृति की है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) के तहत परिभाषित सूचना के अर्थ के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि अब ये गौर करने वाली बात है, हालांकि यह सूचित किया जाता है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण के लिए संवैधानिक प्राधिकारी है और इसलिए वह उक्त प्रक्रिया से संबंधित प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। यानी कि जो एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को वो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह की जो लापरवाही है यह सारे क्रियाकलाप है जो विधि विरुद्ध है, जो मतदाता के हित में होने चाहिए और नहीं है, उसके लिए एसडीएम को जिम्मेदार मानता है। तो सवाल ये उठता है कि जब वोट कटे विधि विरुद्ध तरीके से, तो अभी तक आम आदमी के बीच में था कि हम लोग किसके पास जाएं। तो जाने के लिए आप एक रिप्रेजेंटेशन दें इलेक्शन कमीशन को और कॉपी टू एसडीएम करें और उसके बाद सीधे एसडीएम पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ मुकदमा करने के लिए उसको आरोपी बनाइए और सीधा उसके ऊपर मुकदमा करिए। अगर भारत में इस तरह की कार्रवाइयाँ होने लगेंगी तो वोट चोरी का जो चल रहा है मामला, चोरी या डकैती नहीं हो पाएगी और वो एकक वोट बहुत मुश्किल से मिला है इस मुल्क में। दुनिया के सभी देशों में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ वोट की कीमत आप समझ सकते हो आप। और आप लोगों को मैंने कुछ पेपर्स दिए हैं, अभी रिसेंटली हापुड़ का है ये 22 अगस्त 2025 का। इसमें पढ़िएगा बारीकी से। इसमें एसडीएम ने अपने बीएलओ सुपरवाइज़र लेखपाल को नोटिस देता है 8 बिंदुओं से कि 2022 में जो मत काटे गए थे उसकी जांच होनी है। 2022 में सरकार चल रही है अभी और 2025 में उसकी जांच हो रही है। ये डॉक्यूमेंट्स उनके ही पेपर्स हैं, उप जिलाधिकारी हापुड़ के पेपर हैं। दूसरा जो डाटा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसडीएम के थ्रू, जिलाधिकारी के थ्रू, और बार बार एक ही बात कही जाती है, उनके प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। क्योंकि जब सरकारी नौकर जो है पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, तो लोक सेवा की भावना से अन्यत्र जाकर वो जो डाटा देते हैं और उसको प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित इस बात पे करते हैं कि यह ध्यान करने वाली बात है कि मतदाता सूचित को दूषित करने के उद्देश्य में से शामिल नहीं किया गया है तथा अन्य प्रकार से कोई त्रुटि विसंगति नहीं है और कोई मतदाता छूटा नहीं है। यही प्रमाण पत्र को बेस बनाकर जिलाधिकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना प्रमाण पत्र देता है कि कोई भी मतदाता छूटा नहीं है। तो अगर आप लोग ग्रास रूट लेवल पे देखेंगे तो अभी भी सैकड़ों और हजारों मतदाताओं का वोट कटा हुआ है या डुप्लीकेट बना हुआ है। जिसकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, वो भी उसके वोट हैं और जिसका होना चाहिए वो नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जी 2 मृतक लोगों को लेके खड़े हो गए थे कि ये मृतक लोग हैं मतदाता सूची में और ये जीवित हैं। इस तरीके के ढेरों सारे उदाहरण आप लोगों को ग्रास रूट लेवल पे मिलेंगे। जब सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, जिनकी जिम्मेदारी है वोट के बाबत, अगर विधि विरुद्ध कार्य करते हैं अनुचित लाभ देने के लिए, दुराशय से, बेईमानी से, तो निश्चित रूप से वो दंड के अधिकारी हैं। यह जो आज का
आप लोगों को बुलाने का मकसद है कि जनता में अवेयरनेस हो कि जो मतदान या मतदाता सूची की तैयारी या बनाते हैं या रिवाइज करते हैं, वो कोई खुदा नहीं है, कोई ऊपर से नहीं आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई बाहर या आसमान से उतरा नहीं है, हम ही लोगों के बीच का है। और इसके खिलाफ एडवोकेट राजकुमार जी ने मेरठ में कई मुकदमे किए हैं, जिसमें एसडीएम को, डीएम को और इलेक्शन ऑफिशियल्स को मुलजिम बनाया है। कल भी तारीख थी, आगे भी तारीख है। कई ज़िलों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके से अवेयरनेस फैले और 18,000 शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके मांगने पर वहां दाखिल किया। और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उनको आके ये बात सोशल मीडिया में रिसीविंग डालनी पड़ती है कि मेरे द्वारा स्वयं 18,000 शपथ पत्र दाखिल किए गए। मतदाता सूची जहां 200-200, 300-300 वोटों से कैंडिडेट्स को हार जीत में तब्दील होती है, वहां पर इस तरह की स्थितियां हैं। अब इसमें जो 2-3 धाराएं हैं, जैसे कोई अगर अधिकारी अगर आपके साथ बेईमानी करता है, धोखा देता है अनुचित लाभ के लिए, तो उसमें वो एक तरीके का सरकारी भ्रष्टाचार है और लोक सेवक के खिलाफ अपराध माना जाता है। लोक सेवक को अपराधी माना जाता है। जो भारत की कानून व्यवस्था है, आज तो संविधान का राज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक सेवक को आप अपराधी या आरोपी, अपराधी मैं नहीं कहूँगा, आरोपी बना सकते हो आप। लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं अपने अगर मूल्यों को खोती रहेंगी, तो शायद हम और आप यहाँ बैठकर जो बैठे हुए हैं या जिस इशू पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोगों का भी मत कटा होगा। और जिस नागरिक का भारत में अगर मत ही नहीं है, तो वो समझो कि आप वैचारिक रूप से सरकार की सहभागिता में उसका गूंगे, बहरे और अपाहिज जैसा रोल होता है। ये जो मैंने दिया है, अगर आप लोग इसको गहनता से अगर देखेंगे तो सरकार की सारी कारगुजारियाँ इसमें लिखी हुई हैं। और SC/ST के लिए, जो SC/ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज से आता है, स्पेशल प्रोविज़न है कि अगर उनका वोट कटता है उसके लिए अलग से मुकदमा किया जा सकता है और इससे उनको जैसे ही मुकदमा होगा उसका कंपनसेशन भी मिलेगा। जहां कई बार सुप्रीम कोर्ट में इस पे बहस हो रही है कि इसको मौलिक अधिकार बनाया जाए, मत के अधिकार को, या सिर्फ कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार, इस पे चर्चा हो रही है। वहां पर हजारों लाखों की लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत ही गंभीर स्थिति है। जो जिस मकसद से संविधानविदों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो पावर्स दे रखे थे, वो शायद नैतिक रूप से जनता के बीच में वो अपना पूरा शायद नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उनके बहुत सारे ऑफिशियल्स के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की तरह उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति कह रहा हो। तो आम जनता के बीच में यही मैसेज आप लोगों के जरिए मैं पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपका वोट कटता है तो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो सीधे उनको, एसडीएम को, चूँकि भारत निर्वाचन आयोग कहता है, आप उनको सीधे आरोपी बना के एक मुकदमा दाखिल करिए और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। जहाँ जहाँ मुकदमे हो रहे हैं, जैसे आपको दिखाया मैंने 22 अगस्त 2025 की जांचें, 2022 की जांच 2025 में एसडीएम करा रहे हैं। क्यों कराना पड़ रहा है इनको? क्योंकि इतने जागरूक लोग हैं। जो बीएलओ या जो भी स्थानीय कर्मचारी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बूथ में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी जांच आज्ञा प्रस्तुत करे और उसको उसी फॉर्मेट में वापस करे सूचना। ये नहीं कि आपकी
कहीं से पर्ची आ गई कि इतने लोगों का वोट काट दो, इतने परिवार के लोगों का वोट काट दो और इतने लोगों को जोड़ दो। जोड़ने वाले प्रक्रिया पे एक अविश्वसनीयता पूरे मुल्क में फैली हुई है आम लोगों के बीच में, और मतदाता बुरी तरीके से डरा हुआ है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी भारत में संविधान का राज कायम है। आप लोगों से मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि इनको आरोपी बनाते हुए जनता के बीच में ये संदेश दें कि इनको आरोपी बनाया जा सकता है, यह भी लोक सेवक है। क्वेश्चन है कि जो वोट काटे जा रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है कि वोटों को काटा जा रहा है और इससे किसको फायदा हो सकता है? फ़ायदा और नुकसान तो ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मत का अधिकार है वो किस व्यक्ति का है या नहीं है, वो किसको मत देगा, किस राजनीतिक दल को समर्थन करता है नहीं करता है, लेकिन बहरहाल उसके अधिकार का हनन हो रहा है। ज़्यादातर गरीब, अशिक्षित जो रूरल सेक्टर हमारा है इंडिया का, वहाँ पे थोक के भाव में वोट काटे जा रहे हैं। उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास उस तरह के संसाधन नहीं है, कानूनी जानकारी नहीं है, इसलिए उनके जो मत है आसानी से काट दिए जाते हैं। लेकिन सर कोई तो कारण होगा ना, काटे क्यों जा रहे हैं? काटे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है काटने से कि जो मत काटे जाने वाले थे ये उनको नहीं आने वाले हैं, इसलिए वोट काटे जा रहे हैं। जो सरकारें बन चुकी हैं तो अगर इस तरीके से मुकदमे दर्ज होते हैं या कुछ होते हैं तो सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगी, तो उसके बाद क्या हो सकता है? अगर जजमेंट भी आएगा, कोई चीज़ होगा पूरे भारत में अगर 4 अधिकारी को जिस दिन सजा हो जाएगी ये भी बंद हो जाएगा। जब तक आवाज़ नहीं उठती है, वोट तो बहुत पहले से कट रहा है, ये 2025 में क्यों वोट चोरी का मामला आया है? आप जो बूढ़े पुराने लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनसे आप पूछिए गाँव में थोक के भाव में जो चुनाव लड़ते होंगे, ग्राम प्रधानी से लेकर सांसद तक का, उनको ये जानकारी में होगा कि हमारे वोट कटे हैं। आप डिजिटल इंडिया की एक तरफ बात करते हो, भारत में रूरल सेक्टर में कितने लोग डिजिटल हैं? भारत सरकार के पास अगर ऑफिशियल डाटा लेंगे तो कितने लोग यहाँ पे डिजिटल लोग होंगे? रूरल सेक्टर में ना के बराबर हैं। आप जिस तरीके से उनके कंप्लेंट्स को डील करते हो, जिस तरह शिकायतों को डील करते हो, कोई उसकी लॉजिकल एंडिंग नहीं है, लेकिन आम आदमी यहीं तक रुक जाता है। आम आदमी रोटी दाल अपने छत से परेशान है, अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है, उसके पास उस तरह के संसाधन नहीं है, उस तरह की जागरूकता नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए वहाँ लड़ाई लड़े। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब अधिकारों के लिए, जब ये जो हम लोग को अधिकार मिला है वो लड़ाई से ही तो मिली है, संघर्षों से ही तो मिला है। अगर संघर्ष करने से अगर ऐसा व्यवस्था बने, पहली बार 2025 में ही वोट चोरी की ही बात हो रही है, पहले भी वोट कटे हैं, लेकिन अब ये लोग सतर्क हो रहे हैं धीरे धीरे। SIR रिविजन्स पहले भी प्रत्येक वर्ष रिविजन्स होते हैं, लेकिन SIR पे पूरे देश में एजिटेशंस चल रहे हैं, तो चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और एक कहावत है कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। सर अभी हाल में बिहार में इलेक्शन जो तुरंत होना है, 65 लाख वोट कटने की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि आपका बैनर पे भी लिखा हुआ है कि वोट चोरी अपराध है, वोट चोरी से कैसे बचें। तो जिन लोगों के वोट कटे हैं, जिसके बारे में चुनाव आयोग अपने तर्क दे रहा है, तो उन लोगों को क्या, अभी वो इतना कम टाइम है, वो कैसे फिर अपने वोट को बचा सकते हैं? उसमें तो लंबा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो राजनीतिक दल हैं उनको आगे आना चाहिए, जो चुनाव में इच्छुक लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, जो समाज की बेहतरी चाहते हैं उनको आगे आना चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल हैं उनको आना चाहिए, आप जैसे भाई लोगों को आगे आना चाहिए, जो जर्नलिस्ट हैं, जो रियल में ग्राउंड वर्क कर रहे हैं उनको आगे आना चाहिए। और एक बूथ पे मान लीजिए कि 800 वोट हैं हमारे, तो ये मतदाता सूची तो बैक का है ही आपके पास, अभी कितने कट रहे हैं या जो काटे गए हैं, बहुत से जब अगर आप स्क्रूटनी कराएंगे, एक बूथ का भी अगर कराते हैं तो निश्चित रूप से उसमें 2-4 ऐसे नाम निकलेंगे। आप एक के खिलाफ कार्रवाई करिए। जिस दिन सरकारी अधिकारी के खिलाफ एक एप्लीकेशन पड़ता है तो आप यकीन मानिए कि उसकी नींद उड़ जाती है। वो तभी तक बचा हुआ है जब तक कोई सामने आवाज़ नहीं आती। मनोज जी, आप तो समाजवादी के नेता हैं, अभी इंडिया अलायंस जो है पूरा ग्रास रूट पे काम कर रही है, तो हल्ला कह ही रही है कि वोट चोरी हुई है। आप भी एक अलग मुहिम चला रहे हैं, क्या आप पार्ट हैं इंडिया अलायंस के
ये जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, आप सबमिट देंगे करेंगे अखिलेश जी को कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, या फिर आप अलग काम करेंगे? नहीं नहीं, सब लोग साथ में हैं, जो भी अवेयर्ड आदमी है। मेरा सभी मतदाताओं के लिए है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी स्थान का हो। मेरा वोटर को जागरूक करने का माध्यम है। वो मत हो सकता है किसी दूसरे दल को दे, और ये काम तो सत्ता पक्ष का होना चाहिए था, और ख़ास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इस मुल्क के पसीने से वो जो सुविधा भोग रहे हैं अधिकारी लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स, ये सुविधाएं हम लोगों को आपसे मिली हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आया था पानीपत का, आपने देखा वोटों की फिर से गिनती हुई और जो हारे थे उन्हें सरपंची करा दिया गया। यही मैं भी कह रहा हूँ कि इसी तरीके की आवाज़ हम लोगों को भी उठानी होगी। तो अभी आपने कहा कि जैसे कि 22 में यूपी में इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें कई सारे एमएलए जो 100 वोट से हारे, 200 वोट से, क्या उनकी फिर से रिकाउंटिंग की जाएगी क्या? ऐसा कुछ रिकाउंटिंग के लिए एक लिमिटेड टाइम है, लेकिन अगर डाटा के साथ अगर कोर्ट में अगर आप आते हैं, क्योंकि डाटा को आप कैसे झुटलाओगे? डाटा को आप झुटला नहीं सकते। मसलन एक अगर आप देखें, मैंने 403 विधानसभा का दिया और 75 जनपदों का है, तो वेरिएशन 50-50 हज़ार तक के आए हुए हैं इसमें डुप्लीकेट वोट्स के, और ये प्रमाण पत्र दे रखा है कि कोई मतदाता छूटा नहीं है। आप अगर इसको गहनता से करेंगे, आप कह रहे हैं कि 50,000 वोट फर्जी नहीं, डुप्लीकेट वोट, जिसका होना चाहिए उसका नहीं है, जिसका नहीं होना चाहिए है, वही तो बात हो रही है। एक मतदाता का 2 जगह वोट। सर, जैसे आपने कहा कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी देश में हो रही है, उन्होंने यात्रा बिहार में निकाली, लेकिन कर्नाटक में उनकी सरकार है तो वहाँ तो वो अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? वोट जिनके कटे हैं उनका ये बनता है दायित्व कि वो अपनी आवाज़ को एजिटेट करें। जिनका वोट कटा है, अधिकार तो उनके छीने गए। वो किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है व्यक्ति। इसमें कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती वहाँ अधिकारियों पर? नहीं, क्यों नहीं कर सकती? जब जो सामने जब वॉइस आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये सब दिखावा है, ये राजनीति स्टैंड है। ये कह रहे हैं कि माहौल तैयार किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माहौल ही माहौल रह जाएगा, बाकी नहीं, कार्रवाई शुरू हो गई। 12 मुकदमे आपने डाला एंटी करप्शन कोर्ट में। सबको एसडीएम को और डीएम को और इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स को नोटिस इशू हुए हैं। यूपी में जो बीजेपी जो आप कह रहे हैं 50,000 डुप्लीकेट्स, तो आप भी कोर्ट जा रहे हैं क्या उन लोगों को लेकर जो हारे हुए हैं या जो डुप्लीकेट्स वोट है, इस तरह की कार्रवाई के लिए आप लोग कोर्ट जा रहे हैं क्या? कोर्ट जाना चाहिए। मेरा राजनीतिक दल की बात मैं नहीं करता, राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वोटर के मताधिकार की। वो किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है। ये वोटर अवेयरनेस है, मताधिकार आप कहीं पर भी दो, स्वतंत्र भारत है। गड़बड़ तो अधिकारी कर रहे हैं ना सर इसमें? निश्चित रूप से गड़बड़ कर रहे हैं। जहां विपक्ष की सरकार, तो उन अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो सकती है ना सर? बिल्कुल हो सकती है। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? तो आप जैसे जब आवाज उठाएंगे, कार्रवाई तभी तो होगी। यूपी में ऐसा कोई माहौल तैयार होगा कि आने वाले कुछ समय बाद में? हाँ, बूथ पे काम हो रहे हैं, बूथ पे काम इस पे चल रहा है। सर, आवाज उठाने की आपने बात कही। आवाज उठाने का मतलब है कि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है, लेकिन जो लोग खुद से यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, उनको तो सब चीज पता ही है ना। राहुल गांधी ने ही खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने एक सवाल को ही मैं आगे करता हूँ। तो अगर वो एक स्टेट की बात कर रहे हैं तो इट मींस कि उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, पता तो है ना। तो जो लोग हैं जिनके मतलब वोट कटे हैं, वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो अकेले जाके उन सब अधिकारियों से लड़ लें। तो राहुल गांधी क्यों उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे नहीं बढ़ रहे? वहां जाके तो कार्रवाई कर सकते हैं ना। जो मत कटे हुए हैं जिनके, या डुप्लीकेट बनाए हुए हैं, या जो मृतक हैं उनके वोटर में नाम है, उनके खिलाफ जब आवाज आएगी, आवाज आप कहाँ पे उठा सकते हो? उसके लिए उचित फोरम क्या है? कोई भी बात या अपने हक अधिकार की बात आप उचित फोरम पे ही तो कहोगे आप। जैसे 5 जिलों में आपने मुकदमे कर रखे हैं और वहाँ के एसडीएम और जो सक्षम अधिकारी हैं वो लोग लगातार पैरवी कर रहे हैं कि केस वापस लो अपने, क्योंकि जो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है आपका भी वोट कटा हुआ है, कल को अगर आपकी आवाज़ अगर नहीं आएगी तो कहाँ से आपको रिलीफ मिलेगी? सर, लेकिन न्यायपालिका के फैसले आने में इतने बरस बीत जाते हैं, जबकि सरकारें चेंज हो जाती है। ठीक बात है आपकी। आम जनता के बीच में न्यायपालिका की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। वोट चोरी जो हो रही है और वोट कट रहे हैं,
उसकी जागरूकता के लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए हैं? हम लोग सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, लिटिगेशन के फॉर्म में कर रहे हैं, और जो कंपेनिंग है वो भी कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम्स लगाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि आपका जो ये अधिकार है ये मुफ्त में नहीं मिला है आपको, इसके लिए बहुत कुर्बानी दी गई है, बहुत तकलीफ़ें सही गई हैं, और उस भावना को भी बताया जाता है कि आपके जो दो पीछे के नस्लें थीं उनको ये अधिकार नहीं थे, ये बताया जाता है, उनमें जागरूकता भरी जा रही है। क्योंकि आम आदमी को समझने में समय लगता है, लेकिन जब समझ जाता है तो वो सत्ता को बदलते देर नहीं लगा। सर एक आखिरी सवाल है, जैसे आपने कहा कि न्यायालय में जाना चाहिए और केस डालने चाहिए। अगर कोई केस डालता भी है आम इंसान, पहले तो उसकी पहुंच से बाहर है, लेकिन फिर भी अगर कोई डालता भी है, जब तक कोई फैसला आता है तब तक तो सरकार ही चेंज हो जाएगी, तो लास्ट में जाकर उसे मिलेगा क्या धक्कों के अलावा? न्यायपालिका जो अपना काम कर रही है इस समय, वो जनता के बीच में उजागर है। दिन प्रतिदिन न्यायपालिका की चर्चा चल रही है। सर आप न्यायपालिका का जिक्र कर रहे हैं, 17 साल आप जुडिशरी में रहे हैं, सीबीआई में थे आप, तमाम जगहों पे। ये जो चुनाव कर्नाटक की बात हो रही है, तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो एक स्वतंत्र संस्था होती है। चुनाव आयोग ये मानेगा कि वोट कटे हैं तब वो कार्रवाई करेगा, तब सरकार भी कार्रवाई कर सकती है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझना होगा। ऐसे में चूंकि चुनाव आयोग मान नहीं रहा है तो सरकार कुछ कर नहीं सकती। ऐसे में जो न्यायपालिका की भूमिका होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, योगेंद्र यादव जी ने अपनी बहसें दी, तो वहाँ पे फिर क्या हो सकता है? न्यायपालिका की भूमिका हम लोगों क्या को हो ये सकती है? परसेप्शन थोड़ा सा हम लोगों को ये परसेप्शन बनाना होगा कि इलेक्शन कमीशन कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। एक परसेप्शन है इलेक्शन कमीशन क्या, एक नोटिफिकेशन आता है, आचार संहिता लगती है, वही एसडीएम, वही तहसीलदार, वही लेखपाल, वही बीएलओ आपके इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए। है तो हम ही आपके बीच के लोग, वो भी लोक सेवक हैं, उनके ऊपर भी वही दायित्व बनता है जो आम लोक सेवक